जीवन में सब कुछ तब कमजोर हो जाता है जब आप उसे पोषण देना बंद कर देते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपके कई समस्याएं बाहरी कारणों से नहीं आती, बल्कि आपके मन के भीतर सक्रिय रखी चीजों से उत्पन्न होती हैं? चिंता, अपराध बोध और तुलना केवल इसलिए बढ़ती है क्योंकि आप उन्हें लगातार ध्यान देते हैं। यही है छोड़ने की कला। उन चीजों को पोषण देना बंद करना जो आपकी शांति को चुरा रही हैं। हमारा मन एक आवर्धक कांच की तरह काम करता है। यह उस पर केंद्रित हर चीज को बड़ा कर देता है। एक साधारण विचार या भावना बार बार देखने पर विशाल हो सकती है। शायद किसी ने आपसे कोई अप्रिय टिप्पणी की, वह कुछ सेकंडों की थी, लेकिन अगर आप उसे मानसिक रूप से बार बार दोहराते हैं, उसे व्याख्या और कहानियों से सजाते हैं, तो वह छोटा क्षण एक बोझ बन जाता है जो कई दिनों तक आपके साथ रहता है। भावनाओं के साथ भी यही होता है। हल्की उदासी लगातार याद करने पर गहरी मेलनकोली में बदल सकती है। छोटा सा डर, यदि आप उसे अनुमान और कल्पनाओं से पोषण दें, तो चिंता में बदल सकता है। लेकिन खूबसूरती यह है कि आप इसके विपरीत भी कर सकते हैं। एक क्षणिक खुशी भी फैल सकती है यदि आप उसे कृतज्ञता के साथ याद करना चुनें। ध्यान अच्छा या बुरा नहीं आंकता, यह बस उस चीज को बढ़ा देता है जिसे आप देखते हैं। समस्या यह है कि हम अक्सर अनजाने में नकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे हमारा मन दर्द या कमी की ओर आकर्षित हो। इस तरह हम अपना समय उन विचारों को मजबूत करने में बिता देते हैं जो हमें थकाते हैं, और उन पर ध्यान देना भूल जाते हैं जो हमें शांति और सुख देते हैं। कल्पना करें कि आपका मन एक बगीचे की तरह है। हर विचार और भावना एक बीज है। ध्यान वह पानी और रोशनी है जो उन्हें पोषण देती है। अगर आप डर, गुस्सा या अपराध बोध को पानी देंगे, तो वे पौधे पूरे क्षेत्र पर हावी हो जाएंगे। अगर आप आभार, विश्वास और करुणा को पोषण दें, तो आप एक आंतरिक शांति से भरा परिदृश्य बनाएंगे। आप सब कुछ नहीं पानी दे सकते, आपका ध्यान सीमित है, और जो आप पोषण देंगे वही आपकी मानसिक वास्तविकता बन जाएगा। कुंजी यह समझना है कि आपको अपने मन में उठने वाली हर चीज पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एक विचार आ सकता है और आप उसे जाने दे सकते हैं। एक भावना आपके माध्यम से गुजर सकती है और आप उसे नाटक में बदलने के बिना फीकी होने दे सकते हैं। इस चयन की स्वतंत्रता ही आंतरिक असंगति की असली शुरुआत है। बहुत लोग कहते हैं, मैं चिंता करना बंद नहीं कर सकता, या मैं उस पर सोचना बंद नहीं कर पाता। यह सच है, हम यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि क्या उत्पन्न होता है, लेकिन हम इसे कितना पोषण देते हैं, इसे नियंत्रित कर सकते हैं। वह अंतर जो एक चिंगारी को अपने आप बुझने देती है और एक आग को सब कुछ नष्ट करने देती है, वह आग में नहीं बल्कि ईंधन की मात्रा में है जिसे हम देते हैं। मन के साथ भी यही होता है। अगर आप उस चीज को ऊर्जा नहीं देंगे जो आपको चोट पहुंचाती है, तो वह खुद ब खुद बुझ जाएगी। जब आप समझ जाते हैं कि आपका ध्यान एक सीमित और शक्तिशाली संसाधन है, तो आप इस बात का ध्यान रखने लगते हैं कि आप क्या ग्रहण कर रहे हैं, कौन सी बातचीत कर रहे हैं और किन विचारों पर ध्यान दे रहे हैं। यह एक स्पष्ट, स्वतंत्र और शांत जीवन की ओर पहला कदम है। ध्यान, पूर्णतावाद और चिंता। जब आप अपने ध्यान को निर्देशित करना सीखते हैं, तो आप पाते हैं कि आपको हर विचार से लड़ने की जरूरत नहीं है। बस यह तय करना है कि कौन सा विचार आपकी नजर का हकदार है और कौन सा छोड़ देना चाहिए। समय के साथ यह चयन आपका जीवन बदल देता है। आप अधिक स्पष्टता, ऊर्जा और आंतरिक हल्कापन महसूस करने लगते हैं, जो इस बात पर निर्भर नहीं करता कि समस्याएं गायब हो जाएं, बल्कि इस पर कि आप उन्हें अपने ध्यान से बढ़ाना बंद कर दें। उस मुक्त स्थान में एक अमूल्य चीज उभरती है, शांति। यह जानकर कि आप तय करते हैं कि कौन से विचार फलें और कौन से बिना पोषण के रह जाए। पूर्णतावाद का जाल। आत्म आवश्यकता को पोषण देना बंद कैसे करें? पहली नजर में पूर्णतावाद एक गुण प्रतीत होता है। कई लोग इसे गर्व से कहते हैं, जैसे यह प्रयास या उत्कृष्टता का पर्याय हो। लेकिन इस शब्द के पीछे अक्सर एक अदृश्य बोझ छिपा होता है, एक आंतरिक आवाज जो कभी शांत नहीं होती, जो बार बार कहती है, यह पर्याप्त नहीं है, आप बेहतर कर सकते थे। अगर आप असफल हुए, तो आप उतने मूल्यवान नहीं हैं। जितना अधिक आप इसे सुनते हैं, उतना अधिक शक्ति आप इसे देते हैं, जब तक कि यह अंततः
आपको नियंत्रित न कर ले। सच्ची समस्या सुधारने की इच्छा नहीं है, बल्कि यह है कि आप खुद को इंसान बनने की अनुमति नहीं देते। हमेशा कुछ कमी महसूस करना कि जो किया वह कभी पर्याप्त नहीं, हर उपलब्धि को क्षणिक राहत और हर गलती को सजा में बदल देता है। इस तरह पूर्णतावाद आपको सबसे कीमती चीज से वंचित कर देता है, वर्तमान का आनंद लेने की क्षमता। यह आपको आपकी उपलब्धियों का जश्न मनाने या जो सही है उसका आभार व्यक्त करने नहीं देता, क्योंकि आपकी नजर हमेशा कमी पर होती है और कमी हमेशा अनंत होती है। यह लगातार मांग डर से पोषण लेती है, असफल होने का डर, न्याय किए जाने का डर, पर्याप्त न होने का डर। और जब तक आप इसे ध्यान देते रहेंगे यह बढ़ती रहेगी। लेकिन एक और तरीका है, इसका मतलब इस आवाज से लड़ना नहीं है, बल्कि इसे पोषण देना बंद करना है। जब विचार उठे यह पर्याप्त नहीं है, तो इसे सच मानने की बजाय केवल देखें। याद रखें कि यह केवल एक मानसिक आदत है, वास्तविकता नहीं। इसे कृपा के साथ जवाब दें, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, मैं सीख रहा हूं, जो मैं हूं और जो मैं कर रहा हूं वह मान्य है। यह सरल बदलाव आत्म आवश्यकता की आग के लिए ईंधन कम कर देता है। आभार का अभ्यास भी मदद करता है। जो पहले से काम कर रहा है, जो आपने हासिल किया है, जो मौजूद है, उसके लिए धन्यवाद। तब आपका ध्यान कमी के चारों ओर घूमना बंद कर देता है और प्रचुरता पर केंद्रित हो जाता है। इस तरह पूर्णतावाद की शक्ति घट जाती है, क्योंकि अब इसे आपका ध्यान पोषण नहीं देता। यह सुधार को छोड़ने या कम में संतुष्ट होने के बारे में नहीं है। यह असंगत को मार्ग का हिस्सा स्वीकार करने के बारे में है। जीवन कोई परीक्षा नहीं है जिसे आपको पूर्णांक के साथ पास करना है, बल्कि यह सीखने की यात्रा है, जहां सबसे महत्वपूर्ण चीज पूर्णता नहीं बल्कि प्रामाणिकता और आंतरिक शांति है। जब आप अपने आप से इतना अधिक नहीं मांगते तो आप कुछ मुक्तिदायक अनुभव करते हैं। आप गलत हो सकते हैं, बिना पराजित महसूस किए, बिना अपराध बोध के आराम कर सकते हैं और प्रक्रिया का आनंद लेते हुए आगे बढ़ सकते हैं। विरोधाभासी रूप से तब आप सबसे अधिक बढ़ते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा अब असफल होने के डर से बंधी नहीं है, बल्कि सृजन, सीखने और हल्के जीवन जीने के लिए उपलब्ध है। पूर्वानुमानात्मक चिंता, भविष्य के डर को पोषण न देने का तरीका। पूर्वानुमानात्मक चिंता वह बेचैन करने वाली भावना है जो किसी घटना के होने से पहले उभरती है। कुछ भी अभी नहीं हुआ होता, लेकिन आपका मन पहले से ही सबसे बुरा सोचने लगता है। अगले सप्ताह का परीक्षा, लंबित बातचीत, महत्वपूर्ण साक्षात्कार या बिना किसी वास्तविक कारण के कुछ गलत होने की संभावना। ऐसा लगता है जैसे शरीर किसी अदृश्य खतरे का अनुभव कर रहा हो, जिसे केवल कल्पना ही बढ़ावा दे रही है। मन की आदत है कि वह आगे बढ़ जाए। यह उस चीज की कल्पना करता है जो अभी मौजूद नहीं है, पूरी कहानियां बनाता है और आप उन्हें वास्तविक अनुभव की तरह जीने लगते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन क्षणों में आप वर्तमान में नहीं बल्कि संभावित भविष्य की घटनाओं के लिए पीड़ित होते हैं। आप किसी ऐसी चीज के लिए बहुत बड़ा मूल्य चुकाते हैं जो शायद कभी घटित ना हो। भविष्य का डर अत्यधिक शक्ति रखता है। यह वर्तमान को चुरा लेता है। आप अपने दोस्तों से घिरे हो सकते हैं, परिवार के साथ समय बिता रहे हो सकते हैं या बस एक शांत पल का आनंद ले रहे हो सकते हैं, लेकिन आपका मन अनुपस्थित है। यह वर्तमान में नहीं बल्कि नकारात्मक परिणामों की कल्पना, बातचीत की पुनरावृत्ति या चिंताजनक परिदृश्यों के निर्माण में व्यस्त है। और जितना अधिक समय आप उस मानसिक फिल्म में रहते हैं, उतनी ही आपकी चिंता बढ़ती है। आप अनजाने में इसे अपने ध्यान, ऊर्जा और यहां तक कि विश्वास से पोषण देते हैं। कई लोग मानते हैं कि चिंता करना खुद की रक्षा करने का तरीका है, कि हर विवरण का अनुमान लगाना या सभी संभावनाओं की कल्पना करना उन्हें आने वाली घटनाओं के लिए बेहतर तैयार करता है। लेकिन वास्तव में इसके विपरीत होता है। आप समय से पहले ही थक जाते हैं। यह हर दिन मानसिक मैराथन दौड़ने जैसा है और वास्तविक क्षण पर बिना शक्ति के पहुंचने जैसा है। पूर्वानुमानात्मक चिंता आपको तैयार नहीं करती बल्कि थका देती है। और सबसे विडंबनापूर्ण बात यह है कि आप जो अधिकतर डर कल्पना करते हैं वे कभी वास्तविक नहीं होते, लेकिन आपका शरीर और मन उन्हें घटित हुए मानकर ही पीड़ित होते हैं। तनाव, अनिद्रा, आंतरिक विवाद,
यह सब केवल आपके मन की कल्पना के कारण। चिंता की जड़ घटनाओं में नहीं, बल्कि अनुमान में है। इस चक्र को कैसे तोड़ा जाए? पहला कदम है इसे पहचानना। जब आप महसूस करें कि आपका मन अगर दोहराने लग रहा है, तो बस इसे नाम दें। यह पूर्वानुमानात्मक चिंता है। अपनी भावना को नाम देना आपको शक्ति वापस देता है, क्योंकि आप विचार को वास्तविकता से अलग कर देते हैं। फिर अपना ध्यान वर्तमान में लाएं। अपने आप से पूछें, अभी क्या हो रहा है? अधिकतर मामलों में इस पल में जो घट रहा है वह उतना गंभीर नहीं है जितना आपका मन कल्पना करता है। शायद आप बस बैठे हैं, सांस ले रहे हैं, सुन रहे हैं, और कोई वास्तविक खतरा नहीं है। सचेत सांस लेना एक बड़ा सहायक है। चिंता शरीर की गति बढ़ा देती है, लेकिन धीरे और गहरी सांसें तंत्रिका तंत्र को विपरीत संदेश भेजती हैं। यहां कोई खतरा नहीं है, मैं शांत रह सकता हूं। यह भविष्य को हल करने के लिए नहीं है, बल्कि अपने ध्यान से डर को पोषण देना बंद करने आता है। और आप पाते हैं कि हालांकि भविष्य हमेशा चुनौतियां लाएगा, आपको उन्हें पहले से भुगतने की आवश्यकता नहीं है। पूर्वानुमानात्मक चिंता उसी क्षण कमजोर हो जाती है जब आप इसे अपने ध्यान से पोषण देना बंद करते हैं। लगातार तुलना। ईर्ष्या को पोषण न देने का तरीका दूसरों से तुलना करना मन की सबसे आम आदतों में से एक है, और साथ ही सबसे विनाशकारी भी। हम इसे लगभग अनजाने में करते हैं। हम दूसरों की उपलब्धियों, रूप या जीवन को देखते हैं और बिना सोचे खुद को उस छवि से मापना शुरू कर देते हैं। समस्या के लिए है। और सबसे महत्वपूर्ण, याद रखें, आप आने वाले हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते। भविष्य हमेशा अनिश्चितता लाएगा, और यह ठीक है। चिंता को पोषण न देना मतलब लापरवाह होना नहीं है, बल्कि आवश्यक तैयारी करना, और जो आप नियंत्रित नहीं कर सकते उसे छोड़ना है। एक ही चीज को दो बार मत जियो, एक बार अपने मन में और एक बार वास्तविकता में। जब आप ऐसा जीना सीखते हैं तो आप ऊर्जा वापस पाते हैं, क्योंकि आप समय से पहले थकते नहीं। आप उपस्थिति वापस पाते हैं, क्योंकि आपका मन यहां और अब में लौट दूसरों को देखने में नहीं है, बल्कि उस निरीक्षण को अपने खिलाफ न्याय में बदलने में है। हर बार जब आप ऐसा करते हैं, आप ईर्ष्या को पोषण देते हैं और अपने आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं। तुलना हमें एक अमूल्य चीज चुरा लेती है, अपनी खुद की जिंदगी का आनंद लेने की क्षमता। जब आप ध्यान केंद्रित करते हैं कि दूसरे के पास क्या है, आप यह देखने में असमर्थ हो जाते हैं कि आपके पास पहले से क्या मौजूद है। अगर कोई सफलता प्राप्त करता है तो खुश होने के बजाय आपको लगता है कि आपकी जिंदगी सिकुड़ रही है। अगर कोई सुखी पल दिखाता है तो प्रेरित होने के बजाय आप सोचते हैं कि आपका दिन उतना मूल्यवान नहीं है, और इस तरह धीरे धीरे आप अपने रास्ते से कट जाते हैं, दूसरों की जीवन की कल्पना में फंसे रहते हैं। सोशल मीडिया ने इस चक्र को और तेज कर दिया है। हम दूसरों के जीवन के संपादित, फिल्टर किए और सावधानीपूर्वक चयनित संस्करण देखते हैं और अपनी असली जिंदगी से तुलना करते हैं, अपनी गलतियों, संदेहों और कठिन दिनों के साथ। यह एक अन्यायपूर्ण तुलना है, क्योंकि हम अपनी सबसे मानव रूप को किसी की सबसे आदर्श छवि के साथ मुकाबला कर रहे हैं। और भले ही हम जानते हों कि वह भ्रम वास्तविक नहीं है, हम फिर भी फंस जाते हैं। हर मुझे वहां होना चाहिए सोच के साथ ईर्ष्या को पोषण देते हैं। समस्या यह है कि तुलना कभी समाप्त नहीं होती। हमेशा कोई और अधिक सफल, अधिक युवा, अधिक सुंदर या अधिक संसाधन वाला होगा। अगर आप इस खेल में शामिल होते हैं तो कभी जीत नहीं पाएंगे। हमेशा कोई न कोई कारण होगा खुद को कम समझने का, एक नया असंभव मानक जो आपको यह विश्वास दिलाता है कि आप पर्याप्त नहीं हैं। इस तरह ईर्ष्या एक गहरी खाई बन जाती है जो आपकी खुशी और ऊर्जा को निगल लेती है। लेकिन एक और विकल्प है, इस आदत को पोषण देना बंद करना और नजरिया बदलना। जब आप तुलना महसूस करें तो याद दिलाए, यह उनका रास्ता है, यह मेरा। कोई भी आपके लिए आपकी कहानी नहीं जी सकता। कोई भी आपके संघर्षों, सीखने और विकास के क्षणों को नहीं जी सकता। आपका अनुभव अद्वितीय है और दूसरों के जीवन के माध्यम से इसे मान्य करने की जरूरत नहीं है। ईर्ष्या की बजाय आप प्रशंसा की खेती कर सकते हैं। अगर कोई आपकी चाही चीज हासिल करता है तो खुद को दोष देने के बजाय पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? मैं इससे कैसे प्रेरित हो सकता हूं?
प्रशंसा दिल को खोलती है, ईर्ष्या इसे बंद कर देती है। दोनों में अंतर इस बात में है कि आप अपना ध्यान कहां केंद्रित करते हैं। आभार भी एक शक्तिशाली उपकरण है। जब आप यह सराहना करना शुरू करते हैं कि आपके पास क्या है, चाहे वह छोटा ही क्यों न लगे, तुलना कमजोर पड़ जाती है। आभार आपको अपनी वास्तविकता में जकड़े रखता है। यह दिखाता है कि खुश रहने के लिए पहले से ही कारण मौजूद हैं और दूसरों की चीजें अब खतरा नहीं है। जो पहले आपको ईर्ष्या पैदा करता था, वह अब केवल परिदृश्य का हिस्सा बन जाता है, बिना आपकी शांति चुराए। खुद की तुलना बंद करना, लक्ष्यों या महत्वाकांक्षाओं को छोड़ने का अर्थ नहीं। खुद की तुलना बंद करना यह नहीं है कि आप अपने लक्ष्य या महत्वाकांक्षाएं छोड़ दें। इसका मतलब है कि आपके लक्ष्य आपसे उत्पन्न होते हैं, न कि दूसरों की तुलना में उनकी गतिविधियों के दबाव से। इसका अर्थ है प्रामाणिकता से आगे बढ़ना, कमी से नहीं। क्योंकि जब आप अपने मार्ग पर चलते हैं और लगातार दूसरों के रास्ते को नहीं देखते, तो आप न केवल हल्के ढंग से आगे बढ़ते हैं, बल्कि यात्रा का आनंद भी बहुत अधिक लेते हैं। अतीत का बोझ, अपराध बोध को पोषण न देने का तरीका। हर बार जब आप किसी गलती को फिर से जीते हैं, सोचते हैं कि आपको क्या करना चाहिए था, आप अपराध बोध की आग में ईंधन जोड़ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि स्थिति समाप्त हो चुकी है, लेकिन आपका मन उसे जीवित रखता है। ऐसा लगता है जैसे आप खुद को बार बार उसी चीज के लिए सजा दे रहे हैं और आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दे रहे। यही पुनरावृत्ति अपराध बोध को शक्ति देती है, वास्तविक घटना नहीं। सबसे दुखद पहलू यह है कि कोई मानसिक सजा अतीत को बदल नहीं सकती। चाहे आप कितना भी आत्मालोचना करें, जो हुआ वह वापस नहीं हो सकता। आप केवल अपने वर्तमान को किसी स्मृति से बांधते हैं और हल्के ढंग से जीने की संभावना चुरा लेते हैं। कई लोग वर्षों तक एक पल की गलती में फंसे रहते हैं, जबकि अपराध बोध पूरी जिंदगी बन जाता है। लेकिन अपराध बोध का एक उपयोगी पहलू भी है। यह एक शिक्षक हो सकता है। समस्या यह महसूस करना नहीं है, बल्कि उसमें फंस जाना है। यदि आप इसे ईमानदारी से देखें, तो यह आपको उन मूल्यों, पाठों या सीमाओं को दिखा सकता है जिन्हें आपने नजरअंदाज किया था। इस तरह आप इसे विकास में बदल सकते हैं। इसका अर्थ अपराध बोध को नकारना या उससे भागना नहीं है, बल्कि यह सुनना है कि यह आपको क्या सिखाना चाहता है और फिर इसे छोड़ देना, सीखते हुए और आगे बढ़ते हुए। इसे पोषण न देने के लिए क्षमा का अभ्यास करना आवश्यक है, खासकर स्वयं के प्रति। यह स्वीकार करना कि आपने उस समय अपनी पूरी क्षमता के अनुसार कार्य किया, अपने संसाधनों और जागरूकता के साथ। कोई भी वर्तमान में भविष्य की बुद्धिमत्ता के साथ कार्य नहीं कर सकता। यह क्षमा जो हुआ उसे मिटाता नहीं है, लेकिन उस सजा के चक्र को तोड़ता है जो आपको बंधा रखता है। अपराध बोध को परिप्रेक्ष्य में रखना भी मदद करता है। सोचें, यदि कोई और वही गलती करता, तो क्या आप उसके प्रति उतने कठोर होते जितने अपने प्रति हैं? जो करुणा हम दूसरों को देते हैं, वह हमारे लिए भी है। अपने आप से उसी मानवता के साथ व्यवहार करना जो आप किसी प्रियजन को देते, अपराध बोध को छोड़ने का एक शक्तिशाली तरीका है। जब आप इसे पोषण देना बंद करने का विकल्प चुनते हैं, तो आपके भीतर कुछ हल्का हो जाता है। आप अतीत को एक अनंत सजा की तरह ढोना बंद कर देते हैं और अधिक स्वतंत्रता से आगे बढ़ते हैं। स्मृति रहती है, लेकिन अब वह उसी तरह दर्द नहीं देती, क्योंकि आप इसे अपनी ऊर्जा नहीं देते। इसके बजाय एक स्वस्थ जिम्मेदारी उभरती है। गलती से सीखना, अपने कदमों का ध्यान रखना और वर्तमान में अधिक सचेत निर्णय लेना। जब आप समझते हैं कि अतीत नहीं बदला जा सकता, अपराध बोध एक जंजीर नहीं रह जाता, बल्कि आप तय कर सकते हैं कि इसे कैसे अपने साथ रखें। आप कहानी को फटकार की तरह दोहरा सकते हैं या इसे सीखने के अनुभव में बदल सकते हैं जो आपको मजबूत बनाता है। यह चयन इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपना ध्यान कहां केंद्रित करते हैं। जब आप अपराध बोध को पोषण देना बंद करते हैं, तो इसके स्थान पर शांति बढ़ती है। यह निश्चितता कि आप आगे बढ़ रहे हैं, अधिक बुद्धिमान, हल्का और मानव बने हुए। ऊर्जा को पुनः प्राप्त करना, अपने मन को थकाने वाली चीजों को काटना सीखें। हमारी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा बिना महसूस किए खो जाता है। हम चिंताओं के साथ उठते हैं,
ऐसी बातचीत को दोहराते हैं जो किसी परिणाम पर नहीं जाती, उन रिश्तों को सहते हैं जो केवल हमें कमजोर बनाते हैं। हम नकारात्मक समाचारों से भर जाते हैं और उन्हें अपने मन में घूमते रहने देते हैं, जैसे पृष्ठभूमि में लगातार शोर। अक्सर हमने थकावट, मानसिक संतृप्ति और अस्पष्टता को सामान्य मान लिया है, जैसे यह अपरिहार्य हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इस थकान का बड़ा हिस्सा शारीरिक गतिविधियों से नहीं, बल्कि हमारे मन में पोषण देने वाली चीजों से आता है। हर दोहराया विचार, हर अनावश्यक रूप से सक्रिय रखी भावना, हर विवाद जिसे हम बार बार देखते हैं, हमारे मन के घर में खुला नल की तरह कार्य करता है। ऊर्जा अनजाने में बह जाती है और जब हमें इसकी जरूरत होती है तो कुछ नहीं बचता। इसे पुनः प्राप्त करना सीखने का मतलब है उन चीजों को काटना जो हमें थकाती हैं। इसका अर्थ हर चीज से लड़ना या जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, बल्कि यह पहचानना है कि क्या हमारी ध्यान देने योग्य है और क्या केवल हमें थकाती है। कभी कभी यह इतना सरल होता है कि किसी अंदरूनी चिंता पर ध्यान देना बंद कर दें। कभी कभी अधिक साहस की जरूरत होती है, उन लोगों की सीमाएं तय करना जो हमेशा नकारात्मकता फैलाते हैं, या ऐसे चक्र को बंद करना जो अब कुछ नहीं देते। इसका अर्थ स्क्रीन बंद करना, नोटिफिकेशन साइलेंट करना या अतीत की कहानियों को दोहराना भी हो सकता है। पहला कदम है अवलोकन करना। मानसिक सूची बनाएं। आपके दिन का सबसे बड़ा हिस्सा कौन से विचार ले रहे हैं, कौन सी भावनाएं बिना कारण दोहराई जा रही हैं, कौन से रिश्ते या गतिविधियां आपको पोषण देने की बजाय खाली कर रही हैं। ईमानदारी से इसे देखने पर आप पैटर्न पहचानते हैं और सवाल उठता है, क्या मैं इसे पोषण देना जारी रखना चाहता हूं? दूसरा कदम है काटना। काटने का मतलब नफरत, अस्वीकार या भागने से नहीं है। इसका अर्थ है अपनी ऊर्जा कहां केंद्रित करनी है, इसका सचेत विकल्प चुनना। यह इतना सरल हो सकता है कि कहें, आज मैं इस चिंता पर ध्यान नहीं दूंगा क्योंकि यह मुझे कहीं नहीं ले जाती। या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ समय कम करना जो केवल आपको थकाता है, प्यार की कमी के कारण नहीं, बल्कि अपने संतुलन की रक्षा के लिए। हर कटाव आपके प्रति एक देखभाल का कार्य है और सबसे शक्तिशाली तब होता है जब आप ऊर्जा वापस पाते हैं जिसकी आपको पता भी नहीं था। यह ऐसा है जैसे आपकी जेब में रखे पत्थर अचानक गिरा दिए गए हों। आप हल्का महसूस करते हैं, स्पष्टता और आंतरिक स्थान के साथ। यह पुनः प्राप्त ऊर्जा उन चीजों की ओर निर्देशित की जा सकती है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। आपके प्रोजेक्ट, स्वस्थ रिश्ते, आपकी रचनात्मकता और आपका कल्याण। अक्सर हम सोचते हैं कि हमें अधिक प्रेरणा या अनुशासन की आवश्यकता है, जबकि वास्तव में हमें कम बर्बादी की जरूरत है। इसका मतलब और चीजें जोड़ना नहीं है, बल्कि जो थकाता है उसे पोषण देना बंद करना है। अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करना स्वतंत्रता का कार्य है। इसका मतलब है कि आपका मन और दिल चिंताओं, आलोचनाओं और अनंत विवादों का डंप नहीं होंगे। इसका अर्थ है कि आप बेतुकी चीजों को बंद करने और वास्तव में आपके विकास में मदद करने वाली चीजों के लिए जगह खोलने की अनुमति देते हैं। जब आप ऐसा जीते हैं तो आप न केवल अधिक मजबूत महसूस करते हैं, बल्कि अपने जीवन के अधिक मालिक भी महसूस करते हैं। हल्के जीना। असली स्वतंत्रता कल्पना करें कि आप एक बैग के साथ चल रहे हैं। शुरू में यह हल्का है, आप इसके वजन को मुश्किल से महसूस करते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप इसे भरने लगते हैं। एक दुख भरा याद, एक विवाद जिसे आपने छोड़ा नहीं, एक लगातार डर, किसी की राय जिसने आपको चोट पहुंचाई, एक अन्यायपूर्ण तुलना जिसे आप रोज दोहराते हैं। हर विचार और भावना जिसे आप पोषण देने का निर्णय लेते हैं, वह उस बैग में डाली गई एक पत्थर की तरह है। और एक समय आता है जब बिना महसूस किए आपकी चाल भारी, धीमी और थकाऊ हो जाती है। असल स्वतंत्रता का अर्थ है उस बैग में और पत्थर नहीं डालना। हल्का जीना मतलब है जो आपको चोट पहुंचाता है उसे काटना, अपनी ऊर्जा को मुक्त करना और स्पष्टता, जगह और शांति के साथ चलना। यही शक्ति है अपने ध्यान को सचेत रूप से तय करने की कि किसे देना है और किसे नहीं। हल्का जीना, मन के पत्थरों को छोड़ना। दिलचस्प बात यह है कि हमारे बैग में बहुत से पत्थर वर्तमान में मौजूद नहीं हैं। वे केवल इसलिए हैं क्योंकि हम उन्हें अपने मन में रखते हैं। हल्का जीना यह सीखने का मतलब है कि उन्हें छोड़ दें।
न कि इसलिए कि समस्याएं गायब हो जाएं, बल्कि इसलिए कि आप उन्हें और पोषण देने का निर्णय नहीं लेते। जीवन हमेशा चुनौतियां, नुकसान, गलतियां, अनिश्चितताएं और तीव्र भावनाएं लाएगा। इसे टाला नहीं जा सकता, लेकिन निरंतर बोझ के नीचे दबे रहने और आंतरिक स्थान के साथ चलने के बीच का अंतर इस बात में है कि आप उन्हें कैसे संभालते हैं। एक क्षण के लिए दुख महसूस करना और इसे गुजर जाने देना अलग है। इसे रोज रोज दोहराना अलग है। थोड़ी देर गुस्सा होना और उसे स्पष्ट रूप से व्यक्त करना अलग है। वर्षों तक वैर की आग बनाए रखना अलग है। बोझ वही नहीं जो होता है, बल्कि वही है जिसे आप पोषण देना जारी रखते हैं। कई लोग सोचते हैं कि हल्का जीना मतलब सतही होना, सब कुछ की परवाह न करना या समस्याओं से आंखें मूंद लेना है। असल में यह इसका विपरीत है। यह इतना उपस्थित और जागरूक होना है कि आपको केवल आवश्यक से अधिक बोझ उठाने की जरूरत नहीं है। यह सीखना है कि जो हो रहा है उसके साथ रहना, उसे जीना और फिर उसे जाने देना बिना मानसिक जेल में बदलने के। हल्का जीना मतलब महसूस न करना नहीं है। इसका अर्थ है खुद को जंजीरों में न बांधना। एक बड़ी बाधा आ सकती है। हम विचारों, चीजों के होने के तरीके की छवियों, उन रिश्तों से चिपक जाते हैं जो अब हमें अच्छा नहीं लगते, अपने पुराने संस्करणों से जुड़े रहते हैं। जितना अधिक हम चिपकते हैं, उतना अधिक हम दुखी होते हैं, क्योंकि जीवन लगातार चलता है। छोड़ना हारना नहीं है। छोड़ना अस्तित्व के प्राकृतिक प्रवाह को स्वीकार करना है। जब तक हम पिछले अध्याय को बार बार पढ़ते रहते हैं, नया अध्याय शुरू नहीं हो सकता। एक और बाधा डर है। छोड़ने का डर, क्योंकि हम मानते हैं कि बिना इस बोझ के हम अपनी पहचान या सुरक्षा खो देंगे। कभी कभी दुख, गुस्सा और अपराध बोध हमारे हिस्से बन जाते हैं और छोड़ना लगभग धोखा जैसा लगता है। लेकिन जब आप अपने आप को अनुमति देते हैं कि आप जो चोट पहुंचाता है उसे और पोषण न दें, तो आप पाते हैं कि असली सुरक्षा पुराने को थामे रखने में नहीं है, बल्कि भरोसा करने में है कि आप हल्के, स्वतंत्र और जीवित रहकर आगे बढ़ सकते हैं। व्यवहार में हल्का कैसे जिया जाए, छोटे कदमों से शुरू करें। मानसिक रूप से किसी विवाद को दोहराने से बचें। यह तय करें कि गलतियों को बार बार न देखें। दूसरों के काम पर लगातार नजर डालना बंद करें और अपने रास्ते पर ध्यान दें। इसका अर्थ स्पष्ट सीमाएं तय करना भी है। वे बातचीत जो हमेशा शिकायत में खत्म होती हैं, ऐसी खबरें जो केवल डर बढ़ाती हैं, रिश्ते जो बढ़ने की अनुमति नहीं देते, और इसके साथ ही विपरीत चीजों को विकसित करना, कृतज्ञता, शांति, करुणा और जीवित रहने की साधारण खुशी। समय के साथ ये छोटे कदम गहरी ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। आप सुबह उठते हैं बिना यह महसूस किए कि आप पहले ही थक चुके हैं। आप पाते हैं कि आपको सब कुछ और सभी का बोझ उठाने की जरूरत नहीं है। हल्के जीने से आप कुछ आवश्यक चीजों को वापस पाते हैं। सरल चीजों का आनंद लेने की क्षमता, एक सैर, एक ईमानदार बातचीत, एक क्षण की मौनता। अब ये चिंताओं की परतों से ढके नहीं हैं। आप उन्हें सच में जीते हैं, पूर्ण रूप से। असल स्वतंत्रता यह नहीं है कि आप हमेशा वही करें जो चाहते हैं, बल्कि यह है कि आप जो चोट पहुंचाता है उसका गुलाम न बने। यह अपने भीतर देखने और जानने में है कि आपने क्या छोड़ा है जो बेकार है। आप अपनी ऊर्जा उन चीजों को नहीं देते जो आपको जकड़ते हैं। आप नए, प्रामाणिक और विकास करने वाले चीजों के लिए जगह रखते हैं। हल्का जीना कोई गंतव्य नहीं है, यह एक दैनिक अभ्यास है। लगातार याद दिलाना, क्या मैं इस बोझ को पोषण देना जारी रखना चाहता हूं या इसे जाने दे सकता हूं। हर बार जब आप छोड़ने का निर्णय लेते हैं, हर बार जब आप अनावश्यक बोझ को पोषण देना बंद करते हैं, आप उस हल्केपन की ओर बढ़ते हैं जो केवल आपके ध्यान को संभालने की क्षमता पर निर्भर करता है। जो आपको चोट पहुंचाता है उसे पोषण न देना सीखने का यह उपहार है। बैग में कम पत्थर, दिल में अधिक जगह, मन में अधिक ऊर्जा और यह निश्चितता कि हर दिन आप हल्का चल सकते हैं।